गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बायोलॉजी के इस नए सीरीज में आज दूसरा चैप्टर है कोशिका, सेल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सेल, कोशिका। ठीक है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। जैसे कि हम बताए थे पिछले चैप्टर में कि कोई भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जैसे एक घर यदि निर्माण करें तो उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ईंट होती है। उसी तरह से किसी भी जीव के बनने में उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका यानी सेल होती है। तो बताए थे हम कि सेल से बनता है ऊतक, टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, अंग, और अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र जब सब मिलता है तो बन जाता है जीव, ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सेल क्या है। उस दिन बताए भी थे, उस पिछले चैप्टर में बताए थे कि कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी जीव जो है पहले एक कोशिका रहता है और कोशिका डिवाइड करके, विभाजित होकर के एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे टिश्यू बनता है। और जब टिश्यू बहुत सारा हो जाता है तो अलग अलग अंग का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन बनता है। और जब ऑर्गन बहुत सारा मिल जाता है तो वो एक सिस्टम का निर्माण करता है, एक तंत्र का निर्माण करता है, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। ठीक है। तो इस तरह से तंत्र का निर्माण करता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो इस तरह से, और जब बहुत सारा तंत्र मिल जाता है तो एक जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे हमारे ही बॉडी में बात किया जाए तो कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र। तो ये सारे तंत्र मिल करके हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से इस जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या हो गई? कोशिका। और कार्यात्मक इकाई इसीलिए, क्योंकि फंक्शनल यूनिट इसीलिए क्योंकि ये जो है, इसी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है, और उसी ऊर्जा के फॉर्मेशन के कारण हमारा बॉडी क्या होता है? काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है। आगे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले मृत कोशिका में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका में सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। मरे हुए कोशिका में पहले कोशिका को देखा था, और जीवित कोशिका में सबसे पहले लीवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा? जीवित कोशिका में लीवेनहॉक, और मरे हुए कोशिका में रॉबर्ट हुक। इसीलिए कोशिका की खोज के नामकरण में किसका नाम आता है? रॉबर्ट हुक। इसमें हम डबल टिक लगा दिए हैं। जीके में यदि पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की, तो चूंकि मरा हुआ हो या जीवित हो, कोशिका में सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? रॉबर्ट हुक। यदि पूछे कि जीवित कोशिका में किसने किया तो लीवेनहॉक, और मृत कोशिका में किसने किया तो रॉबर्ट हुक। यदि सीधा सा पूछे कि कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक। आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है। कोशिका सिद्धांत। आगे जब बढ़ते हैं तो एक आता है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये किन्होंने दिया? तो इनमें दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक है स्लाइडन और दूसरा है स्वान। स्लाइडन और स्वान, एक ने पादप में कोशिका सिद्धांत दिया
और एक ने जंतु में कोशिका सिद्धांत दिया। दोनों को मिला करके सीधा सीधी कहा जाता है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, जो दिया है किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, इन्होंने बताया है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो होती है पहले से मौजूद एक कोशिका से होती है। पहले से मौजूद एक कोशिका से होती है, यही है कोशिका सिद्धांत। जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है? पहले बहुत वैज्ञानिकों ने दिया था कि ऐसे हुआ है, कभी मतलब कोई बोला कि निर्जीव पदार्थों से हुआ है, कोई बोला वेस्ट प्रोडक्ट से हुआ है, लेकिन सबसे सही थ्योरी इन्हीं का हुआ है, स्लाइडेन और स्वान का, जिन्होंने बताया है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति पहले से मौजूद एक कोशिका से होता है। तो किसने बताया? स्लाइडेन और स्वान ने। इसीलिए कोशिका सिद्धांत के नाम में किसका नाम आता है? स्लाइडेन और स्वान ने, जिसमें एक ने पादप में बताया है और एक ने जंतु में बताया। ठीक है, सबसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम उसको नोट कर लिए हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। जैसे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है, एक जीव है, ये सूक्ष्म जीव। सबसे छोटी एक सिंगल कोशिका है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी, यदि मानव शरीर की बात किया जाए कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ओवम, जो महिलाओं में पाया जाता है, और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, स्पर्म, जो पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका, लंबी की बात किया जाए, बड़ी और छोटी अलग होता है, लंबी कोशिका की बात किया जाए तो होता है तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में उसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका ये दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में न्यूरॉन पाया जाता है, और इसी की वजह से हमें कोई भी फीलिंग्स आती है, कोई भी मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो न्यूरॉन करता है, तंत्रिका कोशिका करता है, जो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। हम लोग पढ़े हैं 9th 10th में कि तंत्रिका कोशिका क्या है, तो नर्वस सिस्टम का मेन इकाई है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन, जो कि सारा काम करता है न्यूरॉन। इसी की वजह से मैसेज, कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन को पहुंचता है। जैसे यदि कोई हमें चींटी काटे या हमारे बॉडी के ऊपर चींटी चढ़े तो उसका एहसास हमारे ब्रेन को होता है। वो कैसे? तो इस तंत्रिका कोशिका की मदद से, न्यूरॉन की मदद से। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, एक है विभाजन रहित कोशिका, मतलब जिसमें विभाजन नहीं होता है। तो विभाजन सबसे नहीं के बराबर होता है, वह होता है हमारे ब्रेन की कोशिका, नर्वस सिस्टम का कोशिका, न्यूरॉन। किसका? न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और सबसे तेजी से विभाजन करने वाली कोशिका होती है मानव शरीर में, सबसे तेजी से विभाजन करने वाली कोशिका लीवर में होता है, यकृत में। ठीक है, यकृत की कोशिकाएं बहुत ही तेजी से डिवाइड करती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि याद कर लेना जरूरी होता है, बार बार एग्जाम्स में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी
अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक। और इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER शॉर्ट में, ठीक। ये है गोल्जी बॉडी, ये क्या है गोल्जी बॉडी, और ये है लाइसोसोम, लाइसोसोम, और ये है राइबोसोम। ये लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, और ये क्या है राइबोसोम है। और ये भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी बॉडी, ठीक, जिसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। प्रत्येक, ये सब कोशिकांग है, ये सब क्या है, कोशिका के अंदर जो अंगक मौजूद है, सेल ऑर्गेनेली, इसको हम बोले कोशिकांग। और यही होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब जो ऑर्गेनेली मौजूद है, ये सब जो अंगक मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और क्या कहता है SEP, ये सब जो होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब क्या होता है, पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक के ऊपर भी झिल्ली मौजूद नहीं होता है, बल्कि केंद्रक का जो भी सामान होता है वो ऐसे ही तैरते रहता है, उसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होता है। और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, ठीक है। तो ये हो गया जंतु कोशिका। इसमें जो द्रव भरा है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, सभी अंगक को एडजस्ट करके रखता है, किसी को एक दूसरे से टकराने नहीं देता है, ठीक है, नहीं तो टकराने पर प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है, ताकि बाहरी आघात से भी बचाए और इस अंगक को एक दूसरे से टकराने से बचाए, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस केंद्रक में जो द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, जिसमें अंगक तैरते रहते हैं, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब तैरते रहते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो बाहरी झिल्ली है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है इसके ऊपर सीलिया। जो सीलिया क्या करता है, सीलिया और फ्लैजेला हम बताए थे कि सीलिया जो है मूवमेंट में मदद करता है। क्या करता है, सीलिया चलने में मदद करता है। बॉडी लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल लाइक संरचना होता है। सीलिया छोटा होता है और फ्लैजिला बड़ा होता है, दोनों बाल लाइक संरचना ही होता है, ठीक है, जो कोशिका के ऊपर होता है। जैसे पैरामीशियम में है, पैरामीशियम इस तरह से होता है, चप्पल के आकार का। इसके ऊपर अमीबा के ऊपर भी होता है सीलिया, जो इसको मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। तो कोशिका, जंतु कोशिका के ऊपर भी होता है सीलिया। कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो ये हो गया टोटल एनिमल सेल, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्लांट सेल। ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये है केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस केंद्रक। और ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि जंतु कोशिका में होता था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी तरह से पादप कोशिका में भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे पादप जंतु कोशिका में भी है, इसमें भी है। इसके बाद ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हुआ गोल्जी बॉडी। क्या हुआ, गोल्जी बॉडी। और ये है वैक्यूल्स। ये क्या है,
वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं रिक्तिका, हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका जो कि जल का संग्रह करता है, जल को इधर से उधर करने में मदद करता है, ये रिक्तिका होता है। जंतु कोशिका में भी रिक्तिका होता है और पादप कोशिका में भी रिक्तिका होता है, लेकिन पादप कोशिका का जो रिक्तिका होता है वो बड़ा होता है। पादप कोशिका का रिक्तिका क्या होता है? बड़ा होता है, और जंतु कोशिका का रिक्तिका छोटा होता है। ठीक है, ये है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर कि क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। पर्णहरित, वो पर्णहरित क्या करता है? प्रकाश को कैच करता है, लाइट को कैच करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर होता है थैलेक्वाइड और सिस्टर्नी। थैलेक्वाइड और दोनों जगह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में और प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनने का काम कहाँ होता है? इस हरित लवक में। इसीलिए इसको पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, आगे है ये सेल वॉल कोशिका भित्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति। ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं होता है। कोशिका झिल्ली इसमें भी होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, लेकिन सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति, सिर्फ पादप कोशिका में ही मौजूद होता है। सेल वॉल का भी काम है, कोशिका भित्ति का भी काम है इसको सुरक्षा प्रदान करना और एक सपोर्ट प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का भी काम है क्या? कोशिका की रक्षा करना, सुरक्षा करना, अंदर के ऑर्गेनेली की सुरक्षा करना और सहायता, दृढ़ता प्रदान करना। दोनों का काम एक ही है, सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल सिर्फ जंतु कोशिका में होता है और सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में होता है, सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में मौजूद होता है। ठीक है, सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। ठीक, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है क्रेब्स साइकिल के द्वारा। क्रेब्स साइकिल के द्वारा ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह है राइबोसोम, जिसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम ही इस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर मौजूद होता है, जिसके कारण ये खुरदुरी होता है, इसीलिए इसको खुरदुरी कहा जाता है। और इस पर नहीं है तो इसको स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका इसको बोलते हैं, और इस पर राइबोसोम रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो कि क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को। ठीक है, और पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को। पादप कोशिका का रसोई घर यानी किचन, जैसे हमारे किचन में भोजन बनता है वैसे ये पादप कोशिका का किचन है, जहाँ पर क्या होता है? भोजन बनता है। ठीक, ये वैक्यूल्स है
जिसमें पूरे शरीर का 65% पानी जमा रहता है। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी है और ये केंद्रक है। तो इस तरह से ये हो गया, हम लोग देख लिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है गोल्जी बॉडी, क्या है, किस आविष्कार किसने किया है, इसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका आविष्कार किसने किया है और इसका काम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आगे डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी हम संरचना में एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या मौजूद है दोनों में। तो दोनों कोशिका में, इधर ये भी, इसमें भी गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। गोल्जी बॉडी ये है अंतःरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी और इसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम और ये न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक न्यूक्लियस। ये रिक्तिका इसमें बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है। रिक्तिका क्या होता है, छोटा होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस तरह से। और लाइसोसोम, इसमें भी लाइसोसोम होता है, नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइसोसोम मौजूद होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है किसको, लाइसोसोम को। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि याद रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी संरचना को पढ़ लिए। अब एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हुए हम सेल स्ट्रक्चर बता दिए हैं, संरचना कोशिका का और जंतु कोशिका और पादप कोशिका, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बता दिए हैं। उसी के अंदर जो कोशिकांग मौजूद है, सेल ऑर्गेनेली मौजूद है, उसी के बारे में डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, देखे थे फिगर में, दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, पादप और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक, और ये जो बना होता है ये लिपिडो प्रोटीन का बना होता है, वसा और प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है, तो ये किसका बना होता है, वसा और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी में मौजूद होता है। जितना भी अंग है, अंगक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारा चीज किसमें मौजूद होता है, इसी कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, तो कार्य क्या है लिखा हुआ यहाँ पे देख लीजिए। कोशिका झिल्ली का कार्य है, पहली बात तो वह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। क्या करता है, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है, जिससे कि उसका आकार फिक्स रहे, निश्चित रहे, और कोशिका के अंगों को बाहरी आघात यानी बाहरी चोट से क्या करता है, बचा के रखता है, ताकि अंदर के कोई भी अंग डैमेज नहीं हो, क्षतिग्रस्त नहीं हो। ठीक है, उसको बचा करके रखने का काम है कोशिका झिल्ली का। ठीक, इसके बाद है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ठीक है, पोटेशियम और फॉस्फेट इसी झिल्ली से आर पार होते रहता है। इसी झिल्ली से क्या होता है, आर पार होते रहता है। ये होता है किसमें, कोशिका झिल्ली में। तो ये इसके क्या हो गए, कार्य हो गए। ठीक है, क्या हो गए, कार्य हो गए। आगे है कोशिका भित्ति। आगे क्या है, कोशिका भित्ति। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। ठीक है, और ये जो बना होता है ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसका भी कार्य वही है, आकार और सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना, निश्चित आकृति, सेल को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। ठीक है, यही सेलुलोज जो है, सेलुलोज को पचाने की क्षमता
जानवरों में होती है लेकिन हम लोगों में नहीं होती है। इसीलिए पेड़ पौधों को हम लोग डायरेक्ट नहीं खा पाते हैं, उसको पहले बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, खाते हैं। तो सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति और वसा प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली। याद रखिएगा, वसा प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली और सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। अब आगे देखते हैं, सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया भी आई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका खोज किया था अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन। खोज किसने किया? अल्टमैन। ठीक है, इसका काम क्या है तो बताए थे, एनर्जी फॉर्मेशन। ये क्या करता है? श्वसन में भाग लेता है और श्वसन के द्वारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को पचाने का काम करता है और श्वसन में ग्लूकोज पचता है जिससे एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज टूटता है और टूट करके क्या मिलता है? एनर्जी। हम लोग खाना खाते हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन में, ग्लूकोज के रूप में, और ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल से टूट करके हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो उस जिस साइकिल के द्वारा बनता है उसको क्रेब्स चक्र कहते हैं और इस चक्र का खोज किया था क्रेब्स ने। क्रेब्स वैज्ञानिक का नाम है, इसीलिए इस चक्र का नाम क्या दे दिया गया? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसके द्वारा 38 एटीपी एनर्जी निकलता है। कितना निकलता है? 38 एटीपी एनर्जी निकलता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल द्वारा कितने एटीपी फॉर्मेशन होता है, तो 38 एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह। ऊर्जा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि कोशिका के अंदर है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल सारा कोशिका करता है। इसीलिए कोशिका का ऊर्जा गृह कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से, देखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो आंतरिक दीवार इस तरह से संरचना है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। तो इस तरह से हम 3 पार्ट पढ़ चुके। पहला कोशिका झिल्ली, जो कि पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। किसका बना होता है? वसा और प्रोटीन का। इसका काम क्या है? तो सभी अंग इसी में रहता है और इसका काम है कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना, बाहरी चोटों से बचाना और इन सब चीजों को आदान प्रदान करना। ठीक है, अगला है कोशिका भित्ति, जो कि किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेलुलोज का बना होता है। इसका भी काम है आकार और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, ये खोज किया है अल्टमैन ने। काम है श्वसन में भाग लेना, श्वसन में जो ग्लूकोज होता है उसको पचाने का काम करता है और उसके द्वारा क्रेब्स साइकिल के द्वारा 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण इसको कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये हुआ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स में एक ई मिस्टेक हो गया था, ई के बदले ए दे दिए थे। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। क्रेब्स चक्र। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में तो बच्चों आगे बढ़ते हुए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ये इसमें 80% जल होता है। क्या होता है? 80% वाटर। इसके 2 भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर होता है,
और केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। तो इस तरह से जीव द्रव्य में दो भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें 80% से अधिक क्या होता है? जल होता है। ठीक है। इसमें अकार्बनिक जीव द्रव्य के अंदर, यानी ये दोनों मिला करके अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वह 81:19 रेशियो का होता है। 81:19 होता है। 81:19 रेशियो जो होता है यह इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यौगिकों का होता है। अगला है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। काय मीन्स बॉडी, काया शरीर, बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। और इसका कार्य होता है परिवहन का। क्या होता है? परिवहन मतलब होता है ढोना। परिवहन मतलब क्या होता है? ढोना। तो यह एनर्जी को ढोता है और सभी अंगों में पहुंचाता है। सेल में एनर्जी फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उस एनर्जी को परिवहन यानी ढोने का काम क्या कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है। और इसका कार्य होता है क्या कि इसमें जो है साधारण शर्करा से, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी में। ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसमें होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ग्लूकोज से गोल्जी बॉडी का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है। और रसधानी, अगला है रसधानी, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये जंतु में छोटा होता है, बताए थे उसमें, और पादप में क्या होता है? बड़ा होता है। जंतुओं में क्या होता है? छोटा होता है, पादप में बड़ा होता है। वैक्यूल्स इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की बताए थे। वैक्यूल्स जो है जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बड़ा होता है। ये खाली रिक्तिका होती है। रिक्तिका मीन्स खाली स्थान जो जल का संवहन करता है। किसका संवहन करता है? जल को ढोने का कार्य करता है। पूरे बॉडी का 65% जल जो है इस रसधानी के द्वारा स्टोर किया जाता है। ठीक है। जो पौधों में बड़ा होता है और जंतुओं में छोटा होता है। अगला है सेंट्रोसोम, तारक काय, जिसका खोज बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया? बोवेरी ने किया। और इसका मेन कार्य होता है यह कोशिका विभाजन में भाग लेती है। क्या करती है? कोशिका विभाजन में भाग लेती है। यह सेल डिवीजन हम बताए थे सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक होता है लीवर में, और सबसे कम कोशिका विभाजन न्यूरॉन कोशिका में होता है। ठीक है। सबसे अधिक रीजेनरेशन, कोशिका विभाजन की क्षमता, रीजेनरेशन की क्षमता लीवर कोशिका में होती है, सबसे कम ब्रेन की कोशिका में होती है। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका और इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी मीन्स स्मूथ, चिकनी का इंग्लिश क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड खुरदुरी का होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह दो प्रकार का होता है जो दोनों में होता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। फिगर में हम लोग देखे थे पादप और जंतु दोनों में ये रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, जिसपे रफ इसको बोले थे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ था बहुत सारा, तो इसीलिए इसको रफ बोले थे। इसमें नहीं था राइबोसोम, तो ये था स्मूथ। ठीक है। तो रफ था क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम था, जो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। तो इसका भी काम हो गया प्रोटीन निर्माण, और इसका काम होता है वसा का निर्माण, फैट फॉर्मेशन, और इसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है। एक और काम होता है इसका, क्योंकि ये केंद्रक और बहुत फैला होता है। केंद्रक से शुरू होकर के पूरे कोशिका द्रव्य में लगभग रहता है, तो इसीलिए ये इंटरनल सपोर्ट का काम भी करता है।
कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका, आंतरिक सपोर्ट, ठीक है। आंतरिक सपोर्ट का काम कौन करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, अंदर से सपोर्ट करके रखता है कोशिका को। बाहरी सपोर्ट केंद्रक झिल्ली, बाहरी सपोर्ट जो होता है कोशिका झिल्ली करती है, और कोशिका भित्ति क्या करती है? बाहरी सपोर्ट करके रखती है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। और आंतरिक रूप से सपोर्ट जो करता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो होता है, चिकनी और खुरदुरी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का काम है वसा निर्माण और रफ का काम है प्रोटीन निर्माण। शॉर्ट में एसईपी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैट फॉर्मेशन, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं, एसईपी फैट और आरईपी प्रोटीन, एसईपी फैट आरईपी प्रोटीन, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि कौन क्या बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी याद रखिएगा, इसका खोज किसने किया? बोवेरी ने, ठीक है। एक बार फिर से, जीव द्रव्य का 80% भाग क्या होता है? जल होता है, या दो होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का रेशियो होता है 81:19, ठीक है। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी, याद रखिएगा। गोल्जी काय का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी। इसका कार्य होता है परिवहन का, ठीक है। इसमें साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट से फॉर्मेशन कहाँ होता है? गोल्जी काय में, ठीक है। रसधानी, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बड़ा होता है। इसका कार्य क्या होता है? जल संवहन का। इसके बाद होता है तारक काय, सेंट्रोसोम, जिसका खोज किसने किया? बोवेरी ने। इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में ये भाग लेता है। अगला है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? इंटरनल सपोर्ट करता है, और यह दो प्रकार का होता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी का काम होता है वसा निर्माण करना, फैट फॉर्मेशन, और रफ का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, एसीपी फैट, आरईपी प्रोटीन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज किया था पादप में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, और जंतु में पैलेट ने। जंतु में किसने किया? पैलेट ने, और पादप में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, चित्र में हम बताए थे फिगर में। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, और वो कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। यह दो प्रकार का होता है, 70S 80S, ठीक है। 70S छोटा होता है, 80S बड़ा होता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला है केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। इसमें केंद्रक के अंदर ही राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे कोशिका को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। पूरे कोशिका को नियंत्रण, इसीलिए इसको कोशिका नियंत्रक भी कहा जाता है और ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करना है तो कौन करेगा? पूरा बॉडी को कंट्रोल करना है तो वो ब्रेन करेगा। क्या काम करना है? हाथ करेगा, पैर करेगा, आंख करेगा, नाक करेगा, वो कौन कंट्रोल करता है? तो ब्रेन करता है। तो इसीलिए ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे। और यह जल अपघटक, इसमें जो है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें किसी भी कोशिका को मारने की क्षमता होती है। यह किसी भी कोशिका को मार सकता है। इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वह एंजाइम से किसी भी कोशिका की हत्या कर सकता है। इसीलिए इसको कोशिकीय पाचन का काम करता है और इसलिए इसको सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, आत्महत्या की थैली।
क्वेश्चन पूछा जाता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। यह क्या करता है कि कोशिका को, यदि इसके आसपास कोई कोशिका डैमेज हो चुका है, कोई कोशिका हानिकारक है जो हमारे बॉडी के लिए नहीं है, उसको क्या करेगा, यह अपना एंजाइम उस पर छिड़क देगा, उस पर डाल देगा, उससे वो क्या होता है, कोशिका मर जाता है। कभी कभी ये खुद भी अपने आप फट जाता है, जिसकी वजह से ये भी मर जाता है। और यदि कोई बाहरी कोशिका प्रवेश कर रहा है हमारे शरीर में, तो उसको भी पहचान करके उसको मारने का काम करता है लाइसोसोम। इसलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है। आरबीसी में आत्महत्या की थैली यानी लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल में, हमारे लाल रक्त कोशिका में यह क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। तो यह मरता है तब क्या होता है, तो इसको मरने के लिए स्प्लीन में जाना होता है, प्लीहा में। इसको प्लीहा पचाता है। कौन पचाता है, प्लीहा। ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि आरबीसी में क्या नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक। अगला है सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला बताए थे कि ये क्या करता है, मूवमेंट का काम करता है, मूवमेंट और फीडिंग का काम, यानी चलने में मदद करता है और भोजन ग्रहण करने पकड़ने में ये क्या करता है, मदद करता है, सीलिया और फ्लैजेला। ये बाल जैसी संरचना होती है, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होती है। सीलिया छोटा होता है और फ्लैजेला बड़ा होता है। जैसे अमीबा और पैरामीशियम में बात किया जाए, जैसे पैरामीशियम है तो इसके ऊपर बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और जीवाणु होता है, जीवाणु के दोनों साइड इस तरह से संरचना होता है बड़ा साइज में, जिसको फ्लैजेला कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये होता है फ्लैजेला और ये होता है सीलिया। ये दोनों मूवमेंट और फीडिंग यानी शिकार को पकड़ने में मदद करता है, भोजन को कैप्चर करने में मदद करता है और चलने में मदद करता है। ठीक है। तो ये लिखे हैं, मूवमेंट एंड फीडिंग में ये क्या करता है, मदद करता है। फ्लैजेला बड़ा होता है और सीलिया क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है लवक प्लास्टिड। लवक का इंग्लिश क्या होता है, प्लास्टिड, जो कि किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में। सिर्फ किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। ठीक है। इसे पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। पादप कोशिका की रसोई घर। तो लवक केवल पादप में पाया जाता है। ठीक है। और लवक जो है 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक जो है पत्ती और तना में पाया जाता है, अवर्णी लवक जड़ में, और वर्णी लवक जो है ये हर जगह पाया जाता है जहाँ पे रंग प्रदान करने का काम ये करता है। जहाँ पे रंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। जैसे फल में, पत्तियों में, जनरली फल में ही पाया जाता है वर्णी लवक। वर्णी मीन्स वर्ण, वर्ण मीन्स क्या होता है, रंग। वर्ण मीन्स क्या होता है, रंग, जिसमें रंग हो, रंग प्रदान करने की क्षमता हो, उसे वर्णी लवक। अवर्णी जिसमें रंग नहीं हो। अवर्णी लवक में क्या होता है, रंग नहीं होता है। जैसे जड़ में देखिए कोई कलर का जड़ नहीं होता है, तो उसमें अवर्णी लवक होता है। ठीक है। तो हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, मेन रूप से पत्तियों में, और थोड़ा बहुत तना में भी पाया जाता है। और इसका काम होता है भोजन बनाना। हरित लवक का काम क्या होता है, भोजन बनाना। ठीक है। हरित लवक में पाया जाता है क्लोरोफिल। हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल का हिंदी पर्णहरित होता है, पर्णहरित। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये स्थान है जहाँ पे हरित लवक, यानी हरित लवक वो जगह है जहाँ पर कि भोजन बनता है। जहाँ पर क्या, तो हरित लवक जो है क्या है, वो जगह है जहाँ पर कि भोजन बनता है। और उसमें जो भोजन बनाने का काम करता है वो करता है क्लोरोफिल। क्या करता है, क्लोरोफिल भोजन बनाने का काम करता है। क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश को पकड़ता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्या करता है, वो
भोजन बनाने का काम क्लोरोफिल करता है। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का फिगर देखे थे आप लोग, इस तरह से था, इस तरह का होता है, इस तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है? भोजन बनता है। यहाँ पर भोजन बनता है। बनाता कौन है? क्लोरोफिल। बनाता कौन है? क्लोरोफिल बनाता है। पर्णहरित, हिंदी में इसको कहते हैं पर्णहरित, जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है। यह सूर्य प्रकाश को पकड़ के और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, खनिज लवण आदि की मदद से ये क्या करता है? भोजन बनाने का काम इस क्लोरोप्लास्ट में करता है, हरित लवक में करता है। तो चूंकि यहाँ पर भोजन बनता है, इसीलिए इसको, हम लोग का भोजन कहाँ बनता है? किचन में, रसोई घर में बनता है ना। अब जिसके घर में रसोई घर नहीं है, वहाँ अलग से चूल्हा बना के बनाया जाता है, लेकिन जनरली कहाँ बनता है भोजन? किचन में। तो इसी तरह से ये भी इसका क्या हो गया? किचन हो गया। जहाँ भोजन बनता है उसको किचन, रसोई घर कहते हैं। तो इसीलिए पादप कोशिका का रसोई घर किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। पादप कोशिका का रसोई घर किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक को, क्योंकि यहाँ भोजन बनता है। बनाता कौन है? क्लोरोफिल। ठीक है। अवर्णी लवक जड़ में पाया जाता है, जो कि रंग नहीं प्रदान करता है, और वर्णी लवक का काम है रंग प्रदान करना। वर्णी लवक का काम क्या है? रंग प्रदान करना, जो कि रंग प्रदान करता है विशेष फलों में। जैसे कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। गाजर का रंग लाल, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। और पीला रंग जो होता है जनरली, वह जेंथोफिल के कारण होता है। पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। ठीक है। तो इस तरह से प्लास्टिड जो है केवल पादप में पाया जाता है। लवक पादप में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक जहाँ भोजन बनता है, पादप की रसोई घर, और अवर्णी लवक जड़ में पाया जाता है। वर्णी लवक रंग प्रदान करने का काम करता है। यह गाजर में कैरोटीन, चुकंदर, विटामिन, टमाटर, लाइकोपीन और जेंथोफिल के कारण पीला रंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम। गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए, आरएनए और जीन। गुणसूत्र से ही क्या बनता है? डीएनए। गुणसूत्र में ही डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए होता है, और सबसे छोटा पार्ट होता है जीन। सबसे छोटा क्या होता है? जीन। जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 होती है, जिसको 23 जोड़ा कहते हैं। और भी गुणसूत्रों की संख्या कुछ जीवों की, कुछ फलों में याद रख लीजिएगा। मेल में जैसे 44 + XY, और फीमेल में 44 + XX। ठीक है, यह है गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र इस तरह से होता है जनरली। तो इस तरह से इसको ऑटोसोम कहते हैं, और इसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग का निर्धारण ये करता है X और Y और XX। XY है तो मेल, और XX है तो फीमेल। तो गुणसूत्र ये, इसका संरचना मेन रूप से ये होता है। ठीक है, और इसको और फैलाया जाए तो ये डीएनए, और डीएनए को और फैलाया जाए तो ये बनता है जीन। क्या बनता है? जीन। जीन में ये जो होता है, ये होता है नाइट्रोजनी क्षारक। क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारक। आगे पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए, नाइट्रोजनी बेस पढ़ेंगे कि क्या होता है। इन दोनों के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सेल के अंदर पाए जाने वाले अंगक के नाम और उसके डिटेल, उसके डिस्कवरी किसने किया है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं फुल डिटेल में। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।